हेलो दोस्तों, Intellecto.in के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसने कल अपना कैलेंडर जारी कर दिया था। और कैलेंडर में आप देखेंगे तो जो यूपीपीसीएस प्री 2023 की परीक्षा है वो आपकी 14 मई को होने वाली है। ठीक है। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेज लगातार मिल रहे हैं कि उसमें कोई डेट बीईओ और आरओ के लिए प्रस्तावित नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप कैलेंडर को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि बहुत सी तिथियों को उन लोगों ने वो क्या करते हैं, आरक्षित कर रखा है। आरक्षित का मतलब होता है कि इन डेट्स को आयोग अपना कोई भी एग्जाम ले सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी ये आरक्षित तिथियां हैं, इन्हीं में से कोई भी तिथि आरओ या फिर बीईओ परीक्षा के लिए प्रस्तावित की जा सकती है। तो इसीलिए आप लोग किसी भी भ्रम में ना पड़ें, अपनी तैयारी को लगातार बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहें। और अगर आप आयोग के पिछले पैटर्न को भी देखेंगे तो उसमें एक चीज आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे कि क्या होता है कि आयोग पहले तो अपनी वैकेंसी उतारता नहीं है। ठीक है। और अगर उतारता है तो 2-3 महीने के अंदर परीक्षा भी ले लेता है। तो जब वैकेंसी आती है उसके बाद एक बहुत कम समय मिलता है जिसमें हम अपनी तैयारी को कर सकें। इसीलिए आप लोग लगातार लगे रहें और इस चक्कर में ना रहे कि जब वैकेंसी आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, तो उससे पूरा आपका जो मामला है वो खराब हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंटेलेक्टो के लगातार पीडीएफ कोर्सेज चल ही रहे हैं ऐप पर। और अब मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी कुछ पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो उसी क्रम में आज मैं आपके सामने सबसे पहले भारत का भूगोल की एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेके आया हूं। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि यूपीपीसीएस, ठीक है, आरओ और बीईओ के लिए जो भारत का भूगोल है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है। आज के मतलब लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद लगातार क्लासेस यूट्यूब पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग भारत के भूगोल को इन तीनों परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो आपको लगभग भारत के भूगोल से आपको लगभग 10 से 14 प्रश्न देखने को मिलते हैं। मतलब यूपीपीसीएस में देखें तो 10 से 14 हो जाते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें आरओ की तो यहाँ पर आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यही लगभग संख्या आपकी बीईओ के अंदर भी होगी। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक, और बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है। तो काफ़ी बेहतर तरीके से मैं आपको भारत के भूगोल को समझाने का प्रयास करूंगा। और ये जो लेक्चर है लगातार आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 10 से 14 यहाँ से देखने को मिलेगी। और आरओ और बीईओ के अंतर्गत आपको 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा इसके सिलेबस की। देखिए, सिलेबस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। आप कोई भी विषय पढ़ें, आपको ऑलरेडी आपके माइंड में होना चाहिए कि इस पूरे विषय से मुझे क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है। देखिए, सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, लेकिन अगर आप सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे और अगर आप एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें शॉर्ट में निपट जाएंगी और आपका काम भी हो जाएगा और एक आप अच्छे खासे क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया भारत का भूगोल का सिलेबस। ठीक है। तो 16 टॉपिक हैं इसमें से। तो पहला आपका पता ही है, भारत का भौगोलिक परिचय। भारत के भौगोलिक परिचय के अंतर्गत हम लोग जो भी भारत की अवस्थिति है, जो भी विस्तार है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है। दूसरा आपका जो टॉपिक है वो है भारत की भूगर्भिक संरचना। देखिए, वैसे तो भूगर्भिक संरचना जो है वो बहुत एक डिटेल टॉपिक है और इसको हम लोग विश्व भूगोल के अंतर्गत भी देखेंगे थोड़ा सा। लेकिन अगर हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत बात करें तो यहाँ से सिर्फ आपको जो भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत जो विभिन्न भूगर्भिक चट्टानें पाई जाती हैं, बस उन चट्टान क्रम का अध्ययन आपको करना है।
फिर आपका जो तीसरा टॉपिक भारत के भूगोल के अंतर्गत है वो है भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश में आप देखेंगे जो भारत की विभिन्न स्थलाकृतियां हैं, चाहे वो आपका हिमालय हो गया हो, फिर इधर थोड़ा सा आप बढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान हो, ठीक है, या फिर प्रायद्वीपीय पठार हो, या फिर भारत के द्वीप समूह हो, ठीक है, इन चीज़ों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आपका जो चौथा टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, भारत के नदी तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे झीलों के बारे में, और जो नदियों पर जलप्रपात होते हैं उनके विषय में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आपका आ गया जलवायु। जलवायु के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो यहाँ पर मानसून है, वर्षा होती है जो, ठीक है, चक्रवात है, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगला जो टॉपिक आपका है वो है मृदा। देखिए वैसे मेरा मन तो ये कर रहा है कि मृदा को हम लोग भारतीय कृषि के अंतर्गत पढ़ें। वैसे तो कृषि यहाँ पर भारत के भूगोल का ही टॉपिक है, लेकिन अगर आप देखेंगे यूपीपीसीएस हो या फिर आरओआर हो या फिर बीईओ, इन तीनों परीक्षाओं में भारतीय कृषि को एक अलग विषय ही माना गया है और क्वेश्चंस की संख्या एक अच्छी खासी रहती है। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे कि ये हम लोगों को भारत के भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ना है या फिर हम लोग इसको भारतीय कृषि के साथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसा आप लोगों का भी अगर कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इस चीज को। उसके बाद सातवां टॉपिक आपको जो दिख रहा है वो है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारत में जो भी वनों के प्रकार हैं और जो भी उसमें वनस्पतियां पाई जाती हैं और किस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों का हम लोग एक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आठवां जो आपका टॉपिक है वो है जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसमें जो सरकार द्वारा स्थापित परियोजनाएं हैं, ठीक है, और उन परियोजनाओं पर जो बांध बने हैं तो उनके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। कहाँ पर कौन सा बांध है, किस नदी पर कौन सा बांध स्थित है, या फिर किस बहुउद्देशीय परियोजनाओं से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, किनको क्या फायदा मिल रहा है, ये सारी चीजें हम लोग इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद आपका जो 9वां टॉपिक है वो है कृषि एवं पशुपालन। तो एक तो मृदा हो गया, ठीक है, दूसरा कृषि एवं पशुपालन को हम लोग भारतीय कृषि के अंतर्गत ही थोड़ा सा डील कर लेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ उनकी खानें अवस्थित हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो है वो है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में हम लोग देखेंगे जो भी विभिन्न ऊर्जा के संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा, इन सारी चीज़ों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आपका है भारत में उद्योग। तो जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उद्योगों की अवस्थिति अभी तक जो है उनको हम लोग देखेंगे, कहाँ पर कौन सा उद्योग है और उनको कैसे क्या डील किया जा रहा है, तो सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आपको जो भारत के भूगोल के अंतर्गत मिलेगा वो है परिवहन। तो परिवहन में हम लोग देखेंगे कि जल परिवहन हो या फिर सड़क हो, वायु हो, ठीक है, रेल हो, इन सारी चीज़ों के जो स्रोत हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत में इनकी स्थिति क्या है। उसके बाद अगला टॉपिक आपका जो मिलेगा भारत के भूगोल में वो है जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या एवं नगरीकरण में हम वही जनसंख्या के आंकड़े पढ़ेंगे और जो नगरीकरण की विभिन्न अवधारणाएं होती हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर अगला टॉपिक आपका जो सिलेबस में है वो है प्रजातियां एवं जनजातियां। तो भारत में निवास करने वाली जो विभिन्न प्रजातियां हैं और या फिर जो जनजातियां हैं उनके विषय में हम लोग देखेंगे कि कौन सी जनजाति कहाँ पर रहती है, क्या उस जनजाति की विशेषता है, ठीक है, क्या उनका कला है, क्या उनकी संस्कृति है, इनके विषय में थोड़ा थोड़ा हम लोग अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, और फिर अगला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा आपदा एवं उनका प्रबंधन। तो भारत में आने वाली जो भी आपदाएं हैं उनको देखेंगे कौन कौन सी आपदा भारत में आती है। ठीक है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, हिमस्खलन हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और उनसे कैसे बचा जा सकता है, यानी कि उस आपदा का
प्रबंधन कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आपने देखा कि आपका हो गया भारत के भूगोल का सिलेबस। ठीक है, अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखिए, जब भी आप भारत के भूगोल के विषय में सोचें इन तीनों परीक्षाओं को लेकर, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या है। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा जानकारी दे दी, बाकी आप जब टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ ये किन किन परीक्षाओं में आपका काम आएगा। वैसे तो मैं लगातार अपने मुंह से बोल रहा हूँ कि यूपीपीसीएस, आरओ और बीईओ, लेकिन उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका बीपीएससी में भी काम आएगा, ये आपका एमपी पीसीएस में भी काम आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस हैं ये लेक्चर उनमें काम आएगा, प्लस आपका जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं उनमें भी ये लेक्चर आपका काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूपी पीसीएस, क्योंकि देखिए भारत का भूगोल सेम है हर परीक्षा के लिए, और अगर मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा तो चीज़ों को इतनी डिटेल से पढ़ाऊँगा कि आपका जो भी पीसीएस एग्ज़ाम है वो तो कवर हो गई, और इतना डिटेल होगा कि ये जो वनडे एग्जाम्स में भी जो छोटे मोटे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो भी वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। तो इस बात के लिए बेफिक्र रहें कि अगर आप यूपी पीसीएस या फिर आरओ या बीईओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा ना सोचें कि ये लेक्चर आपके काम में नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स की ये समस्या रही है कि वो चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि वो पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तो वो कर नहीं पाते हैं, और उसका सबसे मेन रीज़न ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि किस टॉपिक से किस तरीके का प्रश्न बनेगा या फिर वहाँ से क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा। तो इन सारी चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि मान के चलिए जब हम लोग बात करेंगे भारत के भौगोलिक अवस्थिति की, तो उसमें हम लोग बात जैसे करते हैं कर्क रेखा के विषय में, ठीक है। अब आपने कर्क रेखा के विषय में बात की और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जितने भी पैटर्न पर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे पैटर्न पर बनने वाले क्वेश्चंस को तुरंत देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। देखने का मतलब ये है कि मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर किस किस तरीके का प्रश्न बन सकता है। कोई वन लाइनर बनेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है, या फिर मिलान के लिए आएगा तो कैसे आएगा, या फिर कुछ चीज़ क्रम से लगाने के लिए आएगी तो कैसे आएगी, या फिर कुछ युग्म सुमेलन के लिए आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग तुरंत टॉपिक पढ़ने के बाद देख लेंगे, ताकि आप जब भी रिवीजन करने के लिए बैठें या फिर आप कुछ भी नोट्स पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में उस टाइम पे तुरंत ये चीज़ क्लिक हो जाएगी कि हाँ इस टॉपिक से इन पैटर्न पर क्वेश्चन बन सकता है। तो जब परीक्षा में आप जाएंगे तो आप एकदम बिल्कुल फैमिलियर हो जाएंगे उन प्रश्नों से, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ इस तरीके का पैटर्न मैं ऑलरेडी सोच के बैठा था और इसी तरीके का प्रश्न मुझे परीक्षा में मिला है, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक के बाद तुरंत पैटर्न पर भी चर्चा कर लेंगे और कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं ये भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। तो ये सारा एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि किस तरीके से हम लोग भारत के भूगोल को स्टार्ट करने वाले हैं, और काफ़ी चीज़ों को हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, और जहाँ पर अगर हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत होगी तो हम डिटेल में चले जाएंगे, और जहाँ पर ऊपर ऊपर से काम चल जाएगा तो वहाँ पर ऊपर से काम चलाएंगे। देखिए परीक्षा का सबसे बड़ा वो है कि आपको टू द पॉइंट रहना है, ठीक है। आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो वही पढ़ना चाहिए आपको जो आपसे पूछा जाएगा। आप फालतू की बातों को पढ़ के अपना ज्ञान अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप कोई और डिग्री वगैरह ले लें, लेकिन अगर आपको परीक्षा निकालना है तो टू द पॉइंट चल के अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपनी तैयारी करें बिल्कुल, और जहाँ पर डीप में जाने की ज़रूरत हो वहाँ पर थोड़ा सा डीप में चले जाएं, और जहाँ पर काम ऊपर ऊपर से बन रहा है वहाँ पर ऊपर से काम करते हुए निकल जाएं। तो ठीक है, फिर अगले लेक्चर्स में आपसे मिलते हैं, और भारत का भौगोलिक परिचय आपको पता ही है, पहला लेक्चर है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।